नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। और आज एजेंडा में लेकर आई हूं कोई घरेलू पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के प्रभुत्व का मुद्दा, चीन को काउंटर करने वाला मुद्दा, अमेरिका की बदलती हुई रणनीति के तहत भारत का बदलता हुआ रुख वाला एजेंडा। आज एजेंडा में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और जापान के बीच में मजबूत होते रिश्तों पर एजेंडा पूरा आपके लिए तैयार करके लाई हूं। भारत दरअसल अब किसी एक महाशक्ति पर निर्भर नहीं है। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में एक इंडिपेंडेंट, एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया भारत का सिर्फ एक आर्थिक साझेदार नहीं है, बल्कि चीन के प्रभाव को पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में यदि काउंटर करने वाली कोई रणनीति है तो उसका मुख्य हिस्सा भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान बन गया है। अब आप ये सोचेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये बात कहने के पीछे मकसद क्या है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडोनेशिया का दौरा किया, इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और अब वो अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़े हैं। लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रधानमंत्री का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब जापान की प्रधानमंत्री तकाइची भारत के दौरे से होकर लौटी हैं और फिर भारत के प्रधानमंत्री इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए हैं। आप जानते हैं, क्वाड एक समूह ऐसा है जो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के प्रभुत्व को काउंटर करने के लिए ही तैयार किया गया था। और क्वाड में कुल 4 देश हैं, अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। अब इसमें अगर आप अमेरिका को अलग करते हैं, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि अमेरिका और चीन की नजदीकियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। उसमें क्रिटिकल मिनरल्स एक बड़ा कारण है। चीन एक बहुत बड़ी औद्योगिक शक्ति है। अमेरिका एक बहुत बड़ी, अगर आप सुपर पावर के तौर पर देखें, मिलिट्री पावर के तौर पर देखें, ताकत में तो कोई कमी है नहीं। और यूएस जो कि पिछले कई सालों से एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा था जहां पर वो चीन के बढ़ते हुए प्रभुत्व को कम कर सके। अब धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति में एक शिफ्ट दिखाई दे रहा है। वो खुद चीन के नजदीक जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्वाड तो बनाया ही इसलिए गया था कि चाइना को काउंटर किया जा सके। लेकिन अब जब अमेरिका चीन के नजदीक जा रहा है तो भारत के लिए यह जरूरी हो जाता है कि भारत अपने हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में, उन ताकतों को एकजुट करे जो एक बड़ी सुपर पावर के बिना भी काम कर सके। अब वो कौन है? वो जापान है और वो ऑस्ट्रेलिया है। आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री सुरक्षा, इसके अलावा रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, नई तकनीक और क्षेत्रीय रणनीति, दोनों देशों की साझेदारी के लिए बहुत गहरी होती जा रही है। अब 3 चीजें हैं जो ऑस्ट्रेलिया का महत्व बढ़ाती है। अब वो 3 चीजें क्या हैं, उसे आप समझने की कोशिश करें। भारत ने पिछले 1 दशक में अपने इंडो पैसिफिक नीति में बदलाव जो है वो लेकर आए हैं। अब वो बदलाव कैसे है कि बाहरी देशों के साथ जो संबंध भारत मजबूत कर रहा है वो उस पूरे इलाके के ज्योग्राफी में भी मजबूत होता जा रहा है। वो कैसे हो रहा है और वो चाइना की चिंता कैसे बढ़ा रहा है, इसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। तो एक तो पहले मैंने बताया आपको रणनीतिक घेराबंदी दिखाई दे रही है। वो रणनीतिक घेराबंदी क्वाड के रूप में। क्वाड गठबंधन को चाइना जो है हमेशा से एक एशियन नाटो की तरह देखता आया है। एक यूरोपियन नाटो है जिसे रशिया अपना दुश्मन मानता है, लेकिन क्वाड को चाइना शुरुआत से एशियन नाटो की तरह देखता आया है, जो कि चाइना के अगेंस्ट है। अब इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका मिलकर रणनीतिक सहयोग बनाते हैं, समुद्री सुरक्षा को लेकर सहयोग बनाते हैं, रक्षा अभ्यास करते हैं, चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ते हैं और जापान इसमें सबसे ज्यादा मुखर होकर दिखाई देता है। लेकिन अब जैसा मैंने आपको बताया कि अमेरिका और चीन की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, तो भारत अब एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। अब वो रणनीति क्या है? ऑस्ट्रेलिया के दौरे से पहले जापान के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आई थी और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा इंडोनेशिया का हुआ। अब इसे मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल 3
क्षेत्र हैं, जिसमें से एक है मलक्का, एक है सुंडा और एक है लोम्बोक स्ट्रेट। अब ये जो 3 स्ट्रेट हैं, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच के ये तीनों स्ट्रेट जो हैं, ये आप यूं समझ लीजिए, ये चाइना के लिए मुख्य प्रवेश द्वार है। और चाइना के लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 80% जो ऊर्जा का आयात होता है, ये इसी के जरिए, यानी कि मलक्का, सुंडा और लोम्बोक के जरिए ही इस पूरे स्ट्रेट से गुजरते हुए वो 80% का जो है वो कारोबार चाइना तक पहुंचता है। अब इन महत्वपूर्ण जलमार्गों पर चीन की निर्भरता की वजह से भारत और उसके सहयोगी देश एक मजबूत रणनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में जब भी भारत के ऊपर या जापान के ऊपर या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चाइना की वजह से कोई संकट मंडराता है, तो यही मलक्का, यही लोम्बोक और सुंडा जल डमरू मध्य, ये स्ट्रेट एक ऐसा पॉइंट हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे ईरान के हाथों में इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो ये पहला विषय तो ये है जिसकी वजह से चाइना बहुत बौखलाया हुआ है कि जापान के साथ, इंडोनेशिया के साथ भारत अपने रिश्ते इतने मजबूत क्यों कर रहा है। और अब आगे देखिए, दूसरा विषय जो आता है, जो चीन की चिंता बढ़ाता है और अमेरिका की भी चिंता बढ़ाता है, वो क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर है, वो खनिज को लेकर है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हो रहे समझौते को लेकर है। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व यानी कि एंथनी अल्बनीज के बीच में जो बातचीत हुई है और जो करार हुआ है, उसमें रक्षा सहयोग के साथ साथ जो दुर्लभ खनिज पदार्थ हैं, उनकी भी बात तय हुई है, उस पर भी डील साइन हुई है। जो ऊर्जा सुरक्षा है, आपूर्ति श्रृंखला है, इस समझौते की भी पूरी संभावना है। ऑस्ट्रेलिया लिथियम और बाकी जो खनिज पदार्थ हैं उसका उत्पादक है। इधर भारत के पास अपनी जो निर्माण की क्षमता है वो बहुत बड़ी है। भारत के पास ऊर्जा की ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं, क्योंकि भारत एक अच्छी खासी जनसंख्या वाला देश है। भारत एक एटॉमिक एनर्जी कंट्री है। ऐसे में भारत अपने विनिर्माण क्षमता और ऊर्जा ज़रूरतों को देखते हुए एक ऐसे पार्टनर की तलाश में है जो काम ऑस्ट्रेलिया कर सकता है। और ये भी बड़ा दिलचस्प है, इसके पीछे की हिस्ट्री आप समझिए। न्यूक्लियर पावर के तौर पर अगर हम देखें, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों उपनिवेशवाद यानी कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के शिकार रहे। दोनों देशों को जब आज़ादी मिली तो जिस तरीके का उनका बुनियादी ढांचा था, जो उनका संविधान था, जो उनका काम करने का तरीका था, कॉमनवेल्थ कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो वो एक जैसा था। लेकिन फिर भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में उतनी नज़दीकियां कभी नहीं रही। भारत अपनी, अगर हम कहें उसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से रूस पर ज़्यादा निर्भर था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पर ज़्यादा निर्भर था। अमेरिका की वो अपने आप को ज़्यादा नज़दीक पाता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में पोखरण विस्फोट हुआ, तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया भी उन देशों में से एक था जिसने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन उन प्रतिबंधों से लेकर आज 2026 तक की स्थिति में आने में अलग अलग चरण से भारत और ऑस्ट्रेलिया होता हुआ गुजरा है। उसमें आप क्रिकेट की डिप्लोमेसी कह लीजिए, उसमें न्यूक्लियर डिप्लोमेसी कह लीजिए, उसके अंदर चाहे वो टोनी एबॉट रहे हों, एंथनी अल्बनीज अभी प्रधानमंत्री हैं वो रहे हों, अलग अलग प्रधानमंत्रियों की बड़ी भूमिका रही और भारत इस रिश्ते को मजबूत कर पाया। और आज की परिस्थिति ये है कि भारत ऑस्ट्रेलिया को अपने विश्वसनीय दोस्तों के रूप में देख रहा है, जो न सिर्फ चीन को काउंटर करने में उनका सहयोग दे सकता है, खनिज पदार्थों की आपूर्ति ऑस्ट्रेलिया के जरिए हो सकती है, और भारत एक बड़ा बाजार तो है ही जहां पर ऑस्ट्रेलिया निवेश कर सकता है। तो सेमीकंडक्टर, बैटरी तकनीक और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्र में दुनिया भर में जहां इस वक्त प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, ऐसे में जो खनिज है, स्वच्छ तकनीक है, वहां तक भारत की पहुंच बढ़ सकती है और दोनों ही देशों की जो रणनीतिक साझेदारी है वो बेहतरीन हो सकती है। ऊर्जा सहयोग की मैंने आपके सामने बात रखी थी। स्वच्छ ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी हो, हरित हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, वो पावर हो, नई ऊर्जा तकनीक हो, इस पर दोनों देश काम कर रहे हैं। इस पर एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, भारत की बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों के बीच
नई तरीके की ऊर्जा पर भारत काम कर रहा है और उस क्षमता को विकसित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया जो क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, यानी कि प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है, यानी कि आप सोलर एनर्जी की बात कर ले, हाइड्रो एनर्जी की बात कर ले, उस पर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया काम कर रहा है। दोनों देशों के बीच जलवायु संबंधी लक्ष्य और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन में ये मदद मिल सकती है। क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में एक समझौते को जैसे ही मजबूत करती है, वैसे ही चीन का जो एकाधिकार है वो कम होता है, क्योंकि अभी तक खनिज पदार्थों की अगर आप बात करें तो चीन की दादागिरी यहाँ पर भी है, दबदबा यहाँ पर भी है। बड़ा क्षेत्रफल है उनके पास, ज़्यादा खनिज पदार्थ हैं, ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल हैं, लेकिन उसके बाद यदि हम कुछ देशों की बात करते हैं तो उनमें से ऑस्ट्रेलिया भी एक है जो अभी चीन के बाद एक बड़ा आपूर्तिकर्ता बन सकता है और बनता चला जा रहा है। भारत की मिनरल्स की जो ज़रूरतें हैं वो ऑस्ट्रेलिया से पूरी हो रही है। अब अमेरिका की चिंताओं की बात करें, अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्वाड जैसे एक समूह में जहां पर वो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान को अपने साथ लेकर आया था, अब अमेरिका को छोड़कर भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक ताकत खड़ी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इस वक्त भारत स्वतंत्र रूप से सुरक्षा का एक ऐसा ढांचा खड़ा कर रहा है जहां पर उसे किसी भी सुपर पावर की आवश्यकता नहीं रहेगी, यानी कि अमेरिका की आवश्यकता को वो नगण्य कर रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नीतियों को भी समझना पड़ेगा। उनकी नीतियां अस्थिर रही हैं, चाहे उनके मित्र हों, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे फो हों। और जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के युद्ध में हमने देखा कि नाटो को सहयोग देते देते अमेरिका ने अपने हाथ नाटो से पीछे खींच लिए, और जब ईरान के साथ वो युद्ध में चला गया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये उम्मीद की कि नाटो उनका सहयोग देगा, लेकिन नाटो ने अपने हाथ पीछे रखे। अब एक बार फिर से नाटो समूह में अपनी भूमिका को मजबूत दिखाने के लिए वो ईरान के साथ डील को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के हाल के सालों में जिस तरीके की नीतियां रही हैं वो पल में तोला पल में माशा जैसी रही हैं। रात को कुछ और बयान देना, सुबह उठते ही अपने बयान से खुद ही पलट जाना, दोपहर होते होते जंग की बात करना, शाम होते होते डील को डन कहना। तो जिस तरीके की उनकी अस्थिर नीतियां रही हैं, चाइना को पहले अपना दुश्मन बताना और फिर चाइना के साथ मिलकर खुद ही व्यापार की समझौतों पर हस्ताक्षर करना, खुद चीन पहुंच जाना, तो जिस तरीके की अमेरिका की डिप्लोमेसी रही है वो तर्क संगत नहीं रही है और बहुत ही अस्थिर रही है। ऐसे में भारत के पास, जापान के पास और ऑस्ट्रेलिया के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है बजाय इसके कि वो अपने समूह को मजबूत करें। भारत के इस दौरे ने अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उसके सहयोगी अब अमेरिकी मदद के बिना भी चीन का मुकाबला करने में सक्षम हैं और ऐसी रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय स्थिरता और हिंद प्रशांत जापान के साथ प्रौद्योगिक पूंजी और आदान प्रदान, साथ ही ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के समझौते के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का प्रभुत्व बढ़ रहा है, उसकी ताकत बढ़ रही है। इसमें एक और चीज मैं जोड़ देती हूँ, चीन ने प्रशांत महासागर में हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि आईसीबीएम परीक्षण पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने गहरी चिंता जताई, जो कि चीन के लिए एक सीधा संकेत है। अब इस पे भी आप देखिए, अभी तक अमेरिका क्या कह रहा था कि वो इंडो पैसिफिक रीजन को इंडो पैसिफिक रीजन कह के पुकारते थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी नजदीकियां चीन के साथ बढ़ती जा रही हैं, इस रीजन को वो केवल पैसिफिक रीजन कह के पुकार रहे हैं। उसमें से उन्होंने इंडो हटा दिया है। तो एक संकेत अगर अमेरिका दे रहा है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर चाइना को एक संकेत दिया है। इस क्षेत्र में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करना ये खतरनाक है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया और कैसे नजदीक आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पीएम पोजीशन पर आए, उस वक्त उन्होंने एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पर तेजी से काम करना शुरू किया। मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा को भारत की एक्ट ईस्ट नीति के व्यापक संदर्भ के तौर पर भी दिखाया। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ अपने संपर्क बढ़ाकर भारत इस पूर्वी क्षेत्र में सिर्फ
एक साझेदार के तौर पर नहीं दिखना चाहता, एक ऐसे मजबूत दोस्त के तौर पर दिखना चाहता है जहां पर भारत को यदि जरूरत पड़े तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान और साथ ही न्यूजीलैंड ये भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के तौर पर दिखाई दे। भारत अपनी इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक उपस्थिति भी दिखाना चाहता है, रणनीतिक उपस्थिति भी दिखाना चाहता है और एक मजबूत साझेदार के तौर पर दिखाई देना चाहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि चाहे भारत जापान का रिश्ता हो, भारत ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता हो, भारत इंडोनेशिया का रिश्ता हो, भारत लगातार पूरे पूर्व की तरफ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है। वो हर रणनीति तैयार करने की कोशिश कर रहा है जहां पर उसे अमेरिका जैसे सुपर पावर के बिना भी चीन के साथ लोहा लेने में एक मजबूत मदद मिल सके। और जो कंसर्न भारत के हैं वही कंसर्न जापान के भी हैं और ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, इसलिए ये साझेदारी और मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्ट ईस्ट एजेंडा जो अभी मैंने आपके सामने रखा। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर आप सुनना चाहते हैं कोई चर्चा, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।